हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज बीएससी बायोटेक्नोलॉजी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स कृपया बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट पेपर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आप इसे केयरफुली पढ़ेंगे और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर उसमें आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते तो इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके केवल क्वेश्चन को ही आप पूछेंगे, अन्यथा ग्रुप में किसी भी प्रकार का मैसेज आप नहीं करेंगे। तो हम चालू करते हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड से। इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लिक एसिड। आप जानते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का नाम जो है न्यूक्लिक रखने का मूल कारण क्या था? इसका जो मूल कारण ये है कि जो सेल के नाभिक में जो पदार्थ या कंपाउंड हमारे प्रेजेंट है, जिसके आधार पर, नाभिक के आधार पर या सेंटर पॉइंट के आधार पर न्यूक्लियस के अंदर, यानी एक आपकी ये सेल हो गई, सेल के एक मिड पॉइंट पर जिसको कहते हैं नाभि यानी केंद्र बिंदु पर एक न्यूक्लियस यानी चारों तरफ से घिरा हुआ सेल से एक ऑर्गेनेल्स होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? एक पदार्थ पाया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है एसिडिक, और इस एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण और नाभिक में प्रेजेंट होने के कारण इसको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड का जो नाम है न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा? इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने, किसने? फ्रेडरिक मिसर ने एक पस सेल्स के न्यूक्लियस से पदार्थ को आइसोलेट किया था। यानी पस सेल्स के, पस मतलब होता है मावाद। जब कोई भी व्यक्ति अगर चोटिल होता है तो उसके घाव से क्या होता है? एक पीला पीला पदार्थ निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पस सेल्स, जो क्या होती हैं? डेड व्हाइट सेल्स होती है, और अदर सेल्स के साथ साथ अनेक प्रकार के कंपाउंड उसमें मिश्रित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पस। उसी पस से, जो उसके न्यूक्लियस से, सेंटर पॉइंट से पदार्थ निकाला गया, उस पदार्थ को फ्रेडरिक मिसर ने क्या किया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या दिया था? न्यूक्लिन। इसका नाम फ्रेडरिक मिसर के द्वारा न्यूक्लिन दिया गया, और इसकी स्टडी फ्रेडरिक मिसर ने 1869 कब की थी? 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने इस संबंध में अध्ययन किया था। लेकिन इसके बाद न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड कहा गया। क्यों? क्योंकि एक दूसरे साइंटिस्ट अल्टमान 1889 में अल्टमान
अल्टमान ने न्यूक्लियन के केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन किया। केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, यानी न्यूक्लियन में क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी एसिडिक प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन प्रेजेंट है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी कैसे प्रॉपर्टी है, एसिडिक। इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कैसी थी, एसिडिक प्रॉपर्टी होने के कारण इसका नाम क्या दे दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो नाम दिया था वो दिए थे कौन, अल्टमान ने। कब, 1889 में। और उन्होंने इसके बाद जब न्यूक्लियन आया, फिर किसके द्वारा, फ्रेडरिक मिसर के बाद। फ्रेडरिक मिसर के बाद जब न्यूक्लियन के बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टी का अल्टमान ने अध्ययन किया, अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड दे दिया। यानी जो न्यूक्लिक एसिड का नाम पड़ा है वो किसने दिया है, अल्टमान ने। और इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कोसेल। कौन, कोसेल। कोसेल ने क्या किया था, जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन किया था। क्या किया था, केमिकल, न्यूक्लिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो वो किसके द्वारा अध्ययन की गई, केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन जो किया था वो है साइंटिस्ट कोसेल। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज का कोसेल ने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करने के बाद अनेक प्रकार के कंपाउंड को जो प्राप्त किए हैं वो कौन है, कोसेल ने। तो कोसेल ने केमिकल प्रॉपर्टी के अध्ययन करने के बाद क्या क्या पाया कि इसमें मेनी कंपाउंड्स आर प्रेजेंट, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इन्होंने इतने कंपाउंड को देखा जो किसमें, न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट थे। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड जो होता है एक पॉलीमर होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत मुख्य रूप से हम दो चीजों का अध्ययन करते हैं, वो है एक आपका डीएनए और आरएनए। जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत मुख्य रूप से दो आते हैं, जिसमें एक होता है डीएनए और आरएनए। क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आते हैं, या इनका आप टाइप्स कह सकते हो कि जो डीएनए है और आरएनए ये न्यूक्लिक एसिड का दो प्रकार है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो हमारा डीएनए है ये क्या होता है, यह एक पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी बहुलक है। डीएनए क्या है, बहुलक है। और जब डीएनए और आरएनए दोनों बहुलक हैं तो आप न्यूक्लिक एसिड को भी क्या कह सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड भी एक
बहुलक होता है, और किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन चीजें होती हैं? दो चीजें आप पढ़ोगे इसमें कि जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, आप हो सकता है पिछली कक्षाओं में पढ़े हो कि जो आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड होते हैं वो कैसे बनते हैं और ये किसका निर्माण करते हैं। तो हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड में। तो जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है आपका नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। ये जब तीनों चीजें प्लस प्लस, जब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड आपस में एक साथ कंबाइन होते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और जब यही कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके द्वारा जुड़ते हैं? फास्फोडाइएस्टर बांड के द्वारा। फास्फोडाइएस्टर बांड का निर्माण कब होता है? जब एक शुगर दूसरे शुगर के साथ अटैच होती है। एक शुगर यानी एक शुगर और ये होगी दूसरी शुगर, दो शुगर जब आपस में अटैच होती हैं तो उनके बीच में जो लिंकेज बनता है वो लिंकेज कहलाता है फास्फोडाइएस्टर बांड। और वही फास्फोडाइएस्टर बांड क्या करता है? दो शुगर को आपस में जोड़ता है, यानी एक पेंटोज शुगर दूसरी पेंटोज शुगर के साथ आपस में फास्फोडाइएस्टर बांड के द्वारा जुड़ती है। और ये लिंकेज कहाँ होता है? कार्बन नंबर 3, एक जो शुगर है, एक शुगर के कार्बन नंबर 3 से दूसरी शुगर क्या करती है? दूसरी शुगर के जो होता है वो अटैच होती है और फास्फोरस का बॉन्ड वहां पे लिंक होता है, जिससे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कई सारे न्यूक्लियोसाइड आपस में इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपका क्या कहलाता है? डीएनए और आरएनए। तो जो डीएनए होता है इसीलिए उसको कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि जो डीएनए और आरएनए में बेसिक अंतर होता है वो शुगर का है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए में राइबोज शुगर। यानी कार्बन नंबर 2 पर जब क्या होता है? ऑक्सीजन अब्सेंट होती है तो वो शुगर कार्बन नंबर 2 के अब्सेंट होने, कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण क्या कहलाती है? डीऑक्सी। लेकिन राइबोज शुगर में क्या होता है? कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से राइबोज और डीऑक्सी राइबोज को अलग अलग करते हैं। इसके अलावा डीएनए में जो होता है क्या होता है? आपकी थायमीन जो नाइट्रोजनस बेस के रूप में प्रेजेंट होता है वो थायमीन होता है, जो एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से अटैच होता है। लेकिन यहीं पर क्या होता है? जो राइबोस आरएनए में होता है, आरएनए क्या होता है? आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, सिंगल स्टैंडर्ड होता है और उसमें यूरेसिल पाया जाता है। थायमीन की जगह पर क्या होता है? वहां पे यूरेसिल पाया जाता है। जो कहने का है मतलब डीएनए और आरएनए का बेसिक अंतर तो आपने क्लास 8 से पढ़ना चालू कर दिया है। यहाँ पे इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे पढ़ना है उस पर ध्यान लगाइएगा।
इसीलिए मैं इसको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि जो डीएनए है ये प्राइमरी रूप से न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, प्राइमरी रूप से। ये नहीं कह रहा हूं कि परमानेंट, क्योंकि जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, लेकिन प्राइमरी रूप से, प्राथमिक रूप से ये जो डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए आनुवांशिक लक्षणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करने का काम करता है। लेकिन जो आरएनए होता है वो साइटोसोल और प्रेजेंट होता है, और यानी राइबोसोम का निर्माण करता है, और यह एक संदेश वाहक के रूप में काम करता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये इसका मुख्य क्या होता है? अलग अलग फंक्शन होता है। इसके अलावा जो डीएनए की डिस्कवरी हुई तो न्यूक्लियन से हुई, न्यूक्लियन से फिर न्यूक्लिक एसिड आया, फिर न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या आया? आपका ये केमिकल प्रॉपर्टी कोसेल, इसके बाद डीएनए आरएन। तो जो डीएनए का जो क्या है, आपने पढ़ा होगा वाटसन एंड क्रिक कि इन्होंने डबल डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्क्राइब किया था, ये पढ़े हैं ना। लेकिन ये भी आप जानिए कि वाटसन और क्रिक ने इसको डिस्कवर पहले नहीं किया था। इसके पहले एक साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन। कौन? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन और विल्किंस ने क्या किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम से, एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम से डीएनए का क्रिस्टलोग्राफी करके, डिफ्रैक्शन के द्वारा क्या किया था? एक मॉडल तैयार किया था और एक्सरे डिफ्रैक्शन की स्टडी की थी फ्रैंकलिन और विल्किंस ने। और उस डिफ्रैक्शन के माध्यम से, एक्सरे डिफ्रैक्शन के माध्यम से जब विल्किंस और फ्रैंकलिन ने स्टडी किया तो उसका एक फोटोग्राफ तैयार हुआ। उस फोटोग्राफ के द्वारा वाटसन और क्रिक ने, किसने? वाटसन और क्रिक ने डीएनए के एक डबल स्टैंडर्ड 3D मॉडल, कौन सा मॉडल? 3D, 3 डायमेंशनल मॉडल का संरचना बनाया, और जो आज फेमस है, जिसको पढ़ा जाता है। और ये कब बनाया गया था? 1953 में। वाटसन और क्रिक ने 1953 में क्या किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन से प्राप्त फोटोज के माध्यम से डीएनए का डबल स्टैंडर्ड 3D मॉडल तैयार किया, जिसे आज डीएनए का हेलिकल, कुंडलित डबल स्टैंडर्ड मॉडल कहा जाता है। और ये तैयार कब किए थे? 1953 में। और इस कार्य के लिए सन 1962 में इन्हें नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था मेडिसिन के क्षेत्र में। तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रो। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में। तो जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड, ये जब तक आपस में कंबाइन नहीं होंगे और एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे तो न्यूक्लियो क्या होगा? डीएनए और आरएनए का निर्माण संभव नहीं होता। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स
साइड। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है क्या क्या? नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फोरिक या फास्फेट ग्रुप, जिसको कहते हैं H3PO4 फास्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड में केवल होता है नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। दो चीजें अगर क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर आपस में कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। और जब नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड एक साथ अटैच होते हैं तो क्या बनता है आपका? न्यूक्लियोटाइड। तो हम आते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस होते क्या? नाइट्रोजिनस बेसिस का मतलब होता है कि नाइट्रोजिनस युक्त क्षारक, नाइट्रोजिनस युक्त क्षारक। तो जो नाइट्रोजिनस बेस है वो दो प्रकार का होता है, जिसको हम कहते हैं पायरिमिडीन और प्यूरिन। क्या होता है? जो नाइट्रोजिनस बेसिस ये जो होते हैं ये केवल दो प्रकार के होते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? पायरिमिडीन एंड प्यूरिन। पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स। पायरिमिडीन के अंतर्गत आता है आपका साइटोसिन, थायमीन और यूरोसिल। जबकि प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। तो साइटोसिन को हम सी और थायमीन को टी और यूरोसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एडेनिन को ए और ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो यूरोसिल है, यूरोसिल केवल और केवल आरएनए में पाया जाता है और किसके स्थान पर? थायमीन के स्थान पर। जबकि डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में यूरोसिल होता है। यहाँ पे थायमीन और यूरोसिल में क्या होते हैं? चेंजेज होते हैं कि जिसमें थायमीन होगा प्रेजेंट वो डीएनए है, और जिसमें यूरोसिल होता है वो आपका आरएनए होता है। थायमीन के रिप्लेस और एडिशन से ही ये डीएनए और आरएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो पायरिमिडीन होती है, तो पायरिमिडीन क्या होती है? एक सिंपल रिंग्स के रूप। ये पायरिमिडीन रिंग है जिसमें नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन होते हैं और दो नाइट्रोजन और चार कार्बन, एक सिंगल रिंग होती है। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे तो ये हो गई आपकी पायरिमिडीन रिंग।
तो इसकी जो नंबरिंग करते हैं नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? नाइट्रोजन से। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो गई आपकी पायरिमिडीन रिंग्स। पायरिमिडीन रिंग्स में क्या होता है, अब ये आपको एक इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली चीज है कि कार्बन फर्स्ट और थर्ड नंबर की पोजीशन पर रिंग के, यहां पे आप नोट भी कर सकते हो कि पायरिमिडीन में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर क्या होता है, पोजीशन पर नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? 1 नंबर और 3 नंबर पर रिंग्स, जो पायरिमिडीन रिंग है, पायरिमिडीन रिंग के 1 नंबर पोजीशन और 3 नंबर पोजीशन पर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, और बाकी 4 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी रिंग्स में 2 नाइट्रोजन और 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इसमें पायरिमिडीन रिंग। यह जो पायरिमिडीन रिंग्स होती है वो कैसी होती है? सिंगल होती है। ठीक है, यह एक क्या होती है? सिंगल रिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पायरिमिडीन रिंग्स कहते हैं। इसके अलावा जो प्यूरिन होती है, प्यूरिन क्या होती है? डबल रिंग्स होती है। क्या होती है? डबल रिंग्स। तो यहां पे देखो आप कि ये एक जो पहली रिंग होती है वो होती है आपकी प्यूरिन, पायरिमिडीन। क्या होती है? पहली जो रिंग होती है वो क्या होती है? पायरिमिडीन होती है। और जो दूसरी रिंग होती है वो होती है आपकी इमिडाजोल रिंग। क्या होती है? ये इमिडाजोल रिंग होती है। तो इसकी भी नंबरिंग हम चालू करेंगे। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पे जो आपकी रिंग दिख रही है ये प्यूरिन रिंग है। ये क्या होती है? प्यूरिन। ये डबल, इसमें डबल रिंग्स पाई जाती है। जो ये पहली रिंग होती है वो क्या होती है? पायरिमिडीन रिंग। पहली जो रिंग होती है वो पायरिमिडीन रिंग होती है। और जो ये रिंग है इसको कहते हैं इमिडाजोल रिंग। ये दोनों रिंग्स आपस में कंबाइन होकर प्यूरिन रिंग्स का निर्माण करती है। यानी पायरिमिडीन रिंग्स और इमिडा रिंग्स आपस में जुड़कर एक क्या करती है? प्यूरिन रिंग्स का निर्माण करती है। तो जो आपका प्यूरिन रिंग्स है ये कैसी होती है? डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और प्यूरिन कैसी होती है? सिंगल रिंग्ड होती है। और पायरिमिडीन कैसी होती है? डबल रिंग होती है। दूसरी चीज, पायरिमिडीन रिंग्स में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं 1 नंबर और 3 नंबर पोजीशन पर, जबकि प्यूरिन रिंग्स में क्या होते हैं? 4 नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। उसमें आप कौन पोजीशन, यानी पायरिमिडीन रिंग्स के 2 नाइट्रोजन 1 और 3rd पोजीशन के, और इमिडाजोल में 7 और 9 नंबर की पोजीशन पर भी नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कुल मिला के कितने हो गए? 7 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं प्यूरिन रिंग्स में। कौन कौन से पोजीशन में? पोजीशन नंबर, इसमें पोजीशन नंबर हो, यहाँ पे नोट्स लिख सकते हो आप, 1 3 7 एंड 9
पोजीशन पर क्या होते हैं? आपके नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट होते तो ये आपको नाइट्रोजनस बेसेस की रिंग्स समझ में आ गई। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें आपको बेंजीन जैसी संरचना बनाना है, लेकिन बेंजीन नहीं है, ठीक है। इसमें जो पायरिमिडीन रिंग होगी उसमें 2 नाइट्रोजन होंगे, 4 कार्बन होंगे, लेकिन जो पायरिमिडीन रिंग्स है, प्यूरिन रिंग्स है, उसमें 4 नाइट्रोजन होंगे और 5 कार्बन। तो ये विशेष तौर पर ये नोट डाउन करने वाली चीज है, और इसको ध्यान से आप समझ ले। ये आप समझ गए तो आराम से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। नंबरिंग कहाँ से होगी? जहां से नाइट्रोजन एटम स्टार्ट होगा, यानी आप जस्ट नाइट्रोजन एटम ऊपर से काउंट करेंगे, जो पहले नंबर पे आएगा वो आप वहीं से नंबरिंग आप स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसिस। इसके बाद आते हैं हम पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस बेस हो गया, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स हमको पढ़ना है, तो न्यूक्लियोटाइड्स 3 से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। तो जो पेंटोज शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शुगर, यानी पेंटोज शुगर जो है वो 2 होती है। एक होती है आपकी डीऑक्सी राइबोज और दूसरी है आपकी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज और राइबोज शुगर। तो पेंटोज का मतलब सीधा है 5 कार्बन की। तो ये हो गया एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये आपका 5वां कार्बन। ये 5 कार्बन की शुगर है 1 2 3। ये आपका चौथा कार्बन है, ये 5वां कार्बन। एक ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होता है। तो H और OH, ये देखो। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो ये 5 कार्बन वाली शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर का नंबरिंग यहां से स्टार्ट है, 1 नंबर यहां से है, और दूसरे नंबर कार्बन पर ये 5 कार्बन वाली शुगर के दूसरे नंबर का जो कार्बन है उसमें से जो ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन क्या हो गया है? यहां से रिमूव हो गया है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसके कारण जब क्या होता है, कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण इसे क्या कहते हैं? डीऑक्सी। डी का मतलब होता है 2, डी का मतलब है 2। और ऑक्सीजन दूसरे नंबर के कार्बन से क्या हो गया है? ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिमूव है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे अब्सेंट है, जिसके कारण से इसको कहते हैं हम क्या? डीऑक्सी राइबोज, राइबोज शुगर, ठीक। और इसी प्रकार से ये आपका क्या है?
ये देखिए यहाँ पे जो कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप क्या है, उपस्थित है, जिसके कारण इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, अब्सेंट नहीं है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के कारण इसका नाम राइबोज शुगर रखा गया है। अब जो ये शुगर होती है, चाहे डीऑक्सीराइबोज हो चाहे राइबोज शुगर, क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों का निर्माण इन्हीं से मिलके होता है। अगर राइबोज शुगर होगी तो भी उसमें नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, और डीऑक्सीराइबोज है तो भी उसमें क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। तो ये आपकी 5 कार्बन वाली शुगर है। इसी प्रकार से क्या होता है, फास्फोरिक एसिड, क्या है, फास्फोरिक एसिड, इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, H3PO4। तो यानी एक फास्फोरस, 4 क्या होंगे, ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका क्या हो गया, फास्फोरिक एसिड बन गया। अब यही तीनों कौन कौन, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, जब आपस में तीनों क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो क्या बनता है आपका, एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड। अब ये जुड़ते कहां पे हैं, जिससे ये कार्बन नंबर, ये पेंटोज हो गई, ये पेंटोज शुगर हो गई, यानी डीऑक्सीराइबोज और ये राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर। तो मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना है डीएनए के, तो यहाँ जो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट से, कार्बन नंबर फर्स्ट से क्या जुड़ता है आपका, यहाँ पे कार्बन नंबर फर्स्ट जो है नाइट्रोजनस बेस के, क्या, नाइट्रोजनस बेस के यानी प्यूरिन रिंग्स के कार्बन नंबर नाइट्रोजन नंबर 9 पर, यानी जो मान लीजिए क्या है, एडेनिन है, तो प्यूरिन के 9 नंबर पोजीशन पर अटैच होगी, और प्यूरिन जो पायरिमिडिन होता है, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के 9 नंबर से यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है, तो इसके साथ क्या बनेगा, यहाँ पे जुड़ेगा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ पे जुड़ते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो होता है वो प्यूरिन रिंग का 9 नंबर पोजीशन पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर से कार्बन से जुड़ता है। लेकिन यहीं पे क्या होता है, अगर पायरिमिडिन है तो पायरिमिडिन का जो तीसरे नंबर का नाइट्रोजन होगा, क्या होगा, 3rd नंबर का नाइट्रोजन, वो पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ अटैच होता है। और जो आपका फास्फोरिक एसिड होता है, जो क्या, फास्फोरिक एसिड, वो कार्बन नंबर 5 के साथ यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पे क्या अटैच होता है, H3PO4। इस प्रकार से ये क्या है आपका, फास्फोरिक एसिड, यानी पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और कार्बन नंबर 5 पर क्या रिप्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड H3O4। ये आपस में जुड़कर एक
न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या बना, एक न्यूक्लियोटाइड्स, कहां से कहां तक, ये आपका आपस में जुड़ गया, ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड, ये आपस में अटैच हो गए। यानी नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 1 से और फास्फोरिक एसिड कार्बन नंबर 5 से पेंटोज शुगर के साथ अटैच होकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, जिससे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। और जब इसी प्रकार के अनेक न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का एक चेन बनाती है या आरएनए का चेन बनाती है। तो एक जो न्यूक्लियोटाइड बन गया वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा, तो जो एक न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए ये, इसकी शुगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के साथ कार्बन नंबर 3, यहां पे जो है ये कार्बन नंबर 3 से अटैच होता है। यानी एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के शुगर के साथ, यानी एक पेंटोज शुगर दूसरे पेंटोज शुगर के साथ कहां पे जुड़ेगी, यहां पे पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 3 पर जुड़ेगी और यहां पे निर्माण होगा एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण होगा। और यही फास्फोडाइएस्टर आपस में बॉन्ड बनकर एक क्या बनाते हैं, शुगर बैकबोन फास्फेट। ठीक है, किसकी किसकी, शुगर की और फास्फेट की बनके एक बैकबोन बनती है, जो नाइट्रोजनस बेसिस को बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच करते हैं। और इस प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड कई सारे न्यूक्लियोटाइड के साथ आपस में अटैच होकर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, हमारा डीएनए अथवा आरएनए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपका जनरल इंट्रोडक्शन। अब कल हम पढ़ाएंगे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। खैर ये मैंने आपको नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है। ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे बॉन्डिंग करते हैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कल पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।